नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे हैं और इसका अध्ययन करने के साथ साथ आपकी सफलता को भी आयामी रास्ता दे रहे हैं। अभी हम इसलिए बोल रहे हैं, आप अभी समझें उस चीज को, बाकी हम आगे बताएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश वन संपदा। इस टॉपिक को पढ़ना है और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोगों को करना है, क्योंकि यह चैनल पूरी तरीके से आप लोगों के प्रति समर्पित है। इसे आगे बढ़ाने का प्रयास आप लोगों को करना है और हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त हो। यही उद्देश्य इस चैनल का हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा। इस चीज को याद रखना है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखें, टॉपिक का नाम है वन संसाधन। वन का टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हम लोग वन संसाधन के अंतर्गत नेशनल पार्क का अध्ययन कर चुके हैं। नेशनल पार्क के अध्ययन के बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है। उसके प्रति आप लोगों को समर्पित रहने के साथ साथ अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। तो आप लोग टॉपिक को देखें। टॉपिक का नाम आप जानते हैं वन संसाधन है, या वन के प्रति जो स्रोत निर्भर हैं उसका अध्ययन करना है। आप लोग देखें, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में सागौन सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूरे भारत की तुलना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष हैं। और आप सब जानते हैं कि सागौन का वानस्पतिक नाम, जियोलॉजिकल नेम, वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस इसका वानस्पतिक नाम है। तो याद रखना, सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस इसका नाम है। और यह लगभग 19.65% पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के वन क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें कहीं भी 19 दशमलव नहीं लिखा हुआ है। तो 19 दशमलव के बाद आप मैथ भी पढ़ते हैं तो मैथ की जानकारी होगी। दशमलव के बाद अगर 5 से ज्यादा अंक मिलते हैं तो एक अंक हम बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि 20% क्षेत्रफल पर आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यानी कितने परसेंट? तो इसमें कहां पर ऑप्शन है? लगभग 20% क्षेत्रफल पर आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में सागौन के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना है। और इसका वानस्पतिक नाम, जियोलॉजिकल नेम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस है, जो 19.65% यानी 19.65% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो कितने क्षेत्रफल पर? आपने आंसर दिया होगा, लगभग 20% क्षेत्रफल पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो सागौन के सर्वाधिक वृक्ष आपको जो मिलेंगे वो बोरी वन क्षेत्र या नर्मदापुरम के अंतर्गत मिलेंगे। नर्मदापुरम। इसके अलावा आपको अगर अभ्यारण्य देखना है तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको यह देखने को मिल जाएंगे। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध
रायसेन जिले से है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आप समझ पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 20% क्षेत्रफल पर। और हमने राइट जो इसका आंसर है 19.65% क्षेत्रफल पर आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? लगभग 20% क्षेत्रफल पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। आप लोगों ने आंसर दिया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। देखिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखें अगला प्रश्न है, प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं। प्रादेशिक आधार का मतलब होता है जो क्षेत्रीय स्थल या अंचल स्तर पर कितने वन हैं, इस क्षेत्र को आपको समझना है। देखिएगा तो इसका आंसर क्या है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, हम आपको बताते हैं। इसका आंसर 3 है। इसका आंसर क्या है? 3 है। देखें दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, वनों का दक्षिणी क्षेत्र, ये पहला है इसका आंसर। दूसरा अगर देखें शिवपुरी, 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 शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र, मुरैना का, मुरैना का क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र, ये भी प्रादेशिक आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉरेस्ट के अंतर्गत। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा वन क्षेत्र है विंध्य और विंध्यन कैमूर, विंध्यन कैमूर वन क्षेत्र। ये सभी प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं। यानी आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र वनों के अंतर्गत मिलेगा जो प्रादेशिक आधार पर है। अगर आप मध्य वाले इलाके में आएंगे मध्य प्रदेश में तो विंध्यन कैमूर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप दक्षिण यानी कि इसका मतलब है नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा के पास जाएंगे मध्य प्रदेश में तो दक्षिणी क्षेत्र आपको देखने का मिलेगा। इसका मतलब है प्रादेशिक आधार पर वनों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार में प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है। दक्षिणी क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, विंध्यन कैमूर क्षेत्र में बांटा गया है वनों को। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में हर चीज आपको देखने को मिलेगी, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। देखिएगा अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, इसको भी देखें आप। खैर, बबूल, पलास। देखो खैर, बबूल और पलास, इनका मतलब क्या होता है? आपने सभी वृक्षों को देखा होगा या सभी पौधों को देखा होगा। खैर का मतलब है छोटे पत्ते, बिल्कुल छोटे पत्ते देखने को मिलेंगे आपको। अब हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। छोटे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को याद रखना खैर में। और क्या होता है, ये कटीले टाइप के थोड़ी होते हैं, कटीले। अब ये कटीले और छोटे पत्ते होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? चाहे वो खैर हो, चाहे वो बबूल हो, आंसर दें आप लोग, चाहे वो पलास हो, छोटे पत्ते और कटीले होने का सबसे बड़ा कारण होता है वहां पर वर्षा कम हुई है। इस बात को याद रखना है। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा लगभग होती है। वहां पर आपको जो वन या वृक्ष देखने को मिलेंगे उनका मतलब होता है वो छोटे पत्ते वाले वन होंगे, वो कटीले वन होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप समझ पा रहे होंगे छोटे पत्ते, कटीले वन। तो आप देखें सदाबहार वन, ऐसा तो नहीं होगा। सदाबहार वन का मतलब होता है वृक्ष वगैरह ठीक ठाक स्थिति में होंगे। अपनी लैंग्वेज में समझे, सदाबहार पत्ते हमेशा रहेंगे। ये पर्णपाती नहीं होंगे कि पत्तों को गिरा दें, ऐसे वन नहीं होंगे सदाबहार वन में। और मध्य प्रदेश में सदाबहार वनों का संबंध है ही नहीं है। दरअसल ये है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो आप देखें सदाबहार वन तो इसका आंसर होगा नहीं। उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन,
ये कुछ लग रहा है। उष्णकटिबंधीय भी है, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसका मतलब है उष्णकटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल है। और शुष्क पर्णपाती, पत्तों को गिरा देते हैं लेकिन शुष्क पर्णपाती है, इसका मतलब है पत्ते छोटे हैं। पत्ते कैसे हैं? छोटे हैं। इसका मतलब है यह सही आंसर होगा। तो इसका दूसरा नंबर का आंसर सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र नहीं है, अर्ध पर्णपाती है। यह गलत लिख गया है, चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आर्द्र नहीं है, अर्ध पर्णपाती वन है, इस बात को याद रखना है। आर्द्र क्यों लिखा है उस पर कभी अगर डिबेट होगी तो हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। उन्हें ह्यूमिडिटी से या आर्द्रता से इसका संबंध निकाल लिया है। ठीक है, उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन नहीं, ना पर्वतीय वन है। तो इसका आंसर क्या है? उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन होते हैं खैर, बबूल और पलास, क्योंकि इनके पत्ते छोटे होते हैं, कटीले होते हैं, वर्षा कम होती है। वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। कितनी वर्षा होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में वर्षा होती है। ठीक, यानी पत्ते पूरे नहीं गिराए जाते हैं, पत्ते छोटे होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन है। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न का आपको अध्ययन करना है और अपने सफलता में इसको साबित करना है कि हमने पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर अध्ययन किया था। ये आपको सिद्ध करना है। हम लोगों का काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, उसके अनुसार स्टूडेंट्स अर्थात छात्र और छात्राएं आगे बढ़ें और उसके अनुसार सफलता को प्राप्त करें। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखें, मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? प्रशासन के आधार पर पूछा है। प्रशासन का मतलब सरकार से लेना है। आपको ज्यादा पेचीदे शब्दों में नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो आपको चिंता नहीं करना है, आप इसी एकेडमी में आकर प्रश्नों को पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से, आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रशासन का मतलब सरकार से लेना है। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन हैं? इसका आंसर भी आपने दिया होगा, इसका आंसर भी 3 है। प्रशासन के आधार पर कौन कौन से वन होते हैं? देखिएगा, सबसे पहला होता है आरक्षित वन। सबसे पहला होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व है ये। संरक्षित वन, संरक्षित वन, इसका मतलब है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तीसरा है अवर्गीकृत वन, इनको किसी रूप में नहीं बांटा गया है। आप सब जानते हैं आरक्षित वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। संरक्षित वन छतरपुर में सर्वाधिक है। छतरपुर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है छतरपुर, वहां पर संरक्षित वनों का प्रतिशत ज्यादा है, सर्वाधिक है। और संरक्षित वनों में सबसे कम खंडवा है, लेकिन अगर आरक्षित वनों में आ जाएंगे तो खंडवा में सबसे ज्यादा है और छतरपुर में सबसे कम है। ठीक, क्या होते हैं इस पर अगर कभी मौका लगा तो टॉपिक में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बता दिया मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन 65% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में है या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, यानी प्रशासन के आधार पर कितने भागों में वनों को बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आपने देख लिया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। इन 3 क्षेत्रों में वनों को प्रशासन के आधार पर बांटा गया है। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे।
तो चौथे प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलें, आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 3 प्रकार के वन हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आंसर दीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम आपने जाने कितने देखे होंगे दोस्तों, आप सब लोगों को पता है। और यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, बांस का शोरूम भी खुल गया है मध्य प्रदेश में, आप समझ पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? देखिए ग्वालियर, शहडोल, सिवनी, इंदौर। इसका आंसर है, आपने दिया होगा इंदौर। बताओ, इंदौर मिनी मुंबई है, वहां पर बांसों का संरक्षण होता है, प्रोटेक्शन होता है वनों का। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। इंदौर भले ही विकसित है लेकिन पर्यावरण के प्रति समर्पित भी होगा, तभी तो स्वच्छ सिटी के रूप में स्थापित है, वो स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित है इंदौर। तो आप लोग समझ गए होंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। कहां पर शोरूम स्थापित किया गया है? इंदौर में। इस बात को आपको समझ रहा है। अब देखें, बांस एक पौधा होता है, कई लोग इस पर डिबेट करेंगे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बांस एक क्या होता है? पौधा होता है। इसके संरक्षण के लिए 2013 में बांस मिशन संचालित किया गया है। बांस मिशन संचालित किया गया है, संचालित किया गया है, किया गया है। बांस मिशन संचालित है बांसों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, यानी बांसों को बचाने और उनके विकास के लिए बांस मिशन प्रारंभ किया गया 2013 से। तो बांस एक पौधा है, इस बात को आपको याद रखना है। और बांस शोरूम इंदौर में खोला गया है जिसे मिनी मुंबई कहते हैं, और बांस मिशन 2013 से संचालित है, इस बात को आपको याद रखना है। और शोरूम कहां खोला गया है? इंदौर में खोला गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? उसका आंसर है इंदौर। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने आंसर देने का प्रयास किया होगा। चलें, किसी एक बच्चे का कमेंट आया था कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ाएं। बिल्कुल पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं, उन वीडियो को अपलोड करने के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि आगामी जो मध्य प्रदेश की चीजें पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी, और मध्य प्रदेश का जितना करंट है उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। करंट का मतलब विद्युत नहीं, करंट का मतलब नई चीजें, समसामयिक घटनाएं जो होगी उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखें, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? लाख। अब बताओ, लाख से क्या बनता है? लाख से चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियां बनती हैं। लाख से क्या बनती हैं? चूड़ियां बनती हैं। लाख से क्या बनती हैं? चूड़ियां बनती हैं। इस बात को, सिवनी को मिनी लखनऊ है ये। उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पढ़ चुके हैं वही बोलेंगे हम, जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शहडोल क्या है ये आगे मिलेगा आपको खनिज क्षेत्र में, जब हम पढ़ाएंगे तो शहडोल के ऊपर बोलने लगेंगे। चूंकि हमने सिवनी और उमरिया के बारे में आपको बता दिया इसलिए हमने बोल दिया है। सिवनी रेशम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है, इरी रेशम के
उत्पादन के कारण इस चीज को आपको समझ लेना है। देखिएगा, आप लोग टॉपिक समझ रहे होंगे। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है? कहां पर स्थित है? सिवनी में, उमरिया में, शहडोल में, सतना में। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर है उमरिया। अब देखें, लाख से चूड़ियां बनती हैं। लाख आपको पलास में मिल जाएगा, पलास में, खैर में मिल जाएगा आपको लाख, और कुसुम नामक पेड़े में भी आपको लाख मिल जाएगा। और याद रखना है, लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं और लाख का सरकारी कारखाना जो स्थापित है वो उमरिया जिले में स्थापित है। लाख का सरकारी कारखाने की बात कर रहे हैं, वो किस जिले में है? उमरिया जिले में स्थापित है। तो सिवनी, उमरिया, शहडोल या सतना, इसका आंसर क्या होगा? उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना स्थापित है और ये पलास, खैर और कुसुम नाम के पेड़ों में पाया जाता है। इसका जो नाम होता है या इसमें जो पदार्थ या तत्व पाया जाता है उसका नाम होता है लेसीफर लक्का। लेसीफर लक्का, लक्खा भी बोल देते हैं, इस बात को याद रखना। ये लसलसा पदार्थ होता है, लार टाइप का होता है, लार जैसी निकलती है मुंह से, वैसा कुछ होता है लेसीफर लक्का। लेसीफर लक्का से ही लाख बनाया जाता है और लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? उसका आंसर है उमरिया में। हमने इस चीज को आपको बता दिया है और समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, इस चीज को भी समझना है। चलें अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित रहता है लोकल स्तर पर। देखें, त्रिफला औषधि, कौन सी औषधि? त्रिफला औषधि खाली स्थान से मिलकर तैयार होती है। त्रिफला, समझ रहे ना बात को? त्रिफला खाली स्थान से मिलकर तैयार होती है, औषधि है, आयुर्वेद में काम आती है। किसमें काम आती है? आयुर्वेद में। आयुर्वेद में यानी औषधि में काम आती है, कई बीमारियों को खत्म करती है, आयुर्वेद में काम आती है त्रिफला। त्रिफला में आमतौर पर आप हर्र, बहेड़ा और आंवला को शामिल करते हैं। किसको? हर्र। देखो इसमें हर्रा लिख दिया है, परेशान नहीं होना है, किताब की गलती होगी, हर्रा नहीं है, हर्र है वो, ठीक है? हर्र, बहेड़ा और आंवला। तो इसका आंसर क्या है? हर्र, बहेड़ा और आंवला, इनको ही त्रिफला कहते हैं। ये कई बीमारियों को खत्म करती है, बड़ी बड़ी बीमारियां, कब्ज हुई, जुखाम टाइप का हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करती हैं। आप बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि ऑन कैमरा हैं, अगर ये चीज बोलेंगे तो क्लाइम हो सकता है कुछ भी। बड़ी बड़ी बीमारियों को समाप्त करती है त्रिफला, हर्र, बहेड़ा और आंवला। इस बात को याद रखना है, आयुर्वेद में काम आती है और कई बड़ी बीमारियों को समाप्त करती है, कई बड़ी बीमारियों को समाप्त करती है त्रिफला। आयुर्वेदिक दवाई है और इसमें हर्र, बहेड़ा और आंवला आता है। अच्छा, ये होते कहाँ हैं? ये आपको जाना है तो मंडला में जाओ, आपको हर्र, बहेड़ा और आंवला देखने को मिल जाएगा। आपको और देखना है तो बैतूल में चले जाओ, आपको हर्र, बहेड़ा और आंवला देखने को मिल जाएगा। आपको और देखना है तो आप चले जाएं छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में, वहां पर जाएं तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी प्रदेश के किसी भी जिले में जाएंगे
तो आपको हर्र, बहेड़ा और आंवला देखने को मिल जाएंगे। आप छतरपुर में भी हैं या अथवा इंदौर में हैं अथवा मालवा के किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे हर्र, बहेड़ा और आंवला। ठीक। जब गरीबों का मित्र आलू, गरीबों का मित्र किसको कहते हैं? आलू को कहते हैं। इंदौर में मिल सकता है जो विकसित सिटी है। तो हर्र, बहेड़ा और आंवला तो आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक दवाई होने के साथ साथ इसका मेडिकल उपयोग होता है, तो ये तो हर जिले में मिलना चाहिए। तो इस बात को याद रखना, ये मंडला, बैतूल और छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिल जाएगी हर्र, बहेड़ा और आंवला। तो हर्र, बहेड़ा और आंवला त्रिफला होता है जो आयुर्वेद में काम आती है, कई बड़ी बीमारियों को समाप्त करती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो हर्र, बहेड़ा, आंवला त्रिफला में शामिल होते हैं। ये मंडला, बैतूल और छिंदवाड़ा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आपको ये त्रिफला देखने को मिल जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर हर्र, बहेड़ा और आंवला त्रिफला होता है जो औषधीय उपयोग के लिए काम आता है। चलें अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, सब फैक्चुअल प्रश्न है ये। इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, आप लोग समझें और आंसर दें। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना, जब स्थापना पूछ ले तो अब क्या बोलना, उस पर डेट बतानी है आपको, तो आंसर क्या है इसका। और ये पूछा गया पटवारी 2017, स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 2016। बताएं आंसर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? बताएं। आपने आंसर दिया होगा। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी और यह संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और ये वनों के संरक्षण, वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया है। देखो, संरक्षण का मतलब होता है जितने हैं उनको संरक्षित कर लो और जो हैं उनको बढ़ाओ। ये थोड़ी होता है कि जो हैं उनको बचा लिया और हैं तो उतने ही बने रहें, ऐसा नहीं होता है। वनों में क्या होता है, जो हैं उनको भी बचाओ और इन्हें आगे भी बढ़ाओ। इसका मतलब होता है संरक्षित और संवर्धित करो। इस संस्थान का उद्देश्य यही होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1975 को, और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आप समझ गए होंगे इसका आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, बड़ा लंबा प्रश्न है। राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की, अब देखो वनों से व्यापार भी होता होगा तभी तो लिखा है व्यापार, ऐसे ही थोड़ी होता है भाई। व्यापार तभी चलेगा जब अच्छे लोगों को संवर्धित कर पाओगे। संवर्धित, आपको लग रहा है कि संवर्धित बोल देते, नहीं, संवर्धित भी होता है एक शब्द। ठीक,
इस बात को याद रखना है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपने दिया होगा। इसका आंसर 1989 नहीं है, 1982 नहीं है, इसका आंसर 1984 है। ठीक। और मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना भोपाल में की गई। प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की गई। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना वर्ष 1984 में भोपाल के अंतर्गत की गई। देखो कितने बड़े टेस्ट में आया, एमपीपीएसटी फॉरेस्ट सर्विस 2018। संभवतः इस पेपर में हमारा एक स्टूडेंट निकला था, उसका नाम नहीं लेंगे, जब वो आएगा तो आपको मिलवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। वो रेंजर है वर्तमान में और यही मध्य प्रदेश में है, तो मिलवा देंगे आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो निकला हुआ है एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2018 में। वो हमारा स्टूडेंट रहा है, छतरपुर में ही उसने अध्ययन किया है, एमपीपीएससी की तैयारी उसने हमसे की थी और वो सिलेक्टेड हुआ है। उसको मिलवाने का प्रयास करेंगे, जब भी वो यहां आएगा तो आपसे हम मिलवाएंगे। वो अभी वर्तमान में रेंजर है। ठीक, याद रखना है, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1984 में, जो भोपाल में स्थापित है। इस बात को आपको याद रखना है। आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। आप वीडियो का आनंद भी ले रहे होंगे और आनंद लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? देखो ये भी लंबा नाम है, आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी हम डेट बताने का प्रयास करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? इसका आपको आंसर देना है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, पन्ना। जब भैया कुछ भी ना बने और वन क्षेत्र की किसी संस्थान का नाम पूछे, हमने ये पूछा है, जब कुछ भी ना बने तब भोपाल टिक लगा के जरूर आना है। समझ गए ना बात को? जब आपसे ना बने, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा अच्छे से या अच्छे से अध्ययन नहीं किया होगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इंदौर में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, पन्ना में भी नहीं है, इसका आंसर भोपाल है। और मध्य प्रदेश लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1982 में, 1982 में भोपाल में की गई थी। कहां पर की गई थी? भोपाल में। मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। इंदौर आप सब जानते हैं मिनी मुंबई है, वही बोलेंगे हम बार बार, औद्योगिक राजधानी है, खेल राजधानी है। जबलपुर आप जानते हैं संस्कार राजधानी है। पन्ना आंवला जिला है, आप ये भी जानते होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, देखो कुछ टॉपिक क्या होते हैं, कम टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है समय, कम कालखंड के होते हैं, उन पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो आपके काम का नहीं होगा। हाँ, अगर टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम चर्चा बहुत सारी कर सकते हैं। ठीक, अभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करें। और हमारी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर। आपको समझना है, सुनना है
देखना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? प्रबंधन पूछा है। एक राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है, आपको पता है, वो उत्तराखंड देहरादून में है, जो प्रत्येक 2 वर्षों में वन की जनगणना करती है। अब जनगणना तो जनता की होती है, लेकिन वनों की गणना करती है। कितना वन क्षेत्र है प्रत्येक 2 वर्ष में, उसमें रिसोर्स सेट 2 नाम के उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उस उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2 नाम के उपग्रह का उपयोग करके प्रत्येक 2 वर्षों में वनों की गणना की जाती है कि कितने वृक्ष हैं, कितना वन क्षेत्र है। ठीक, उस पर हम चर्चा कर देंगे। 1987 से यह गणना प्रारंभ हुई थी देहरादून नाम के संस्थान के द्वारा। तो इसमें प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में पूछा है, ना कि भारत में पूछा है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। बुरहानपुर नहीं है, ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है। यहां असीरगढ़ का किला है। इंदौर नहीं है, ये मिनी मुंबई है, औद्योगिक राजधानी है। भोपाल नहीं है भाई साहब, भोपाल है। इसका आंसर क्या है? भोपाल है। बांधवगढ़ में आप सब जानते हैं, बांधवगढ़ का किला है, उमरिया में पड़ता है। ये फालतू में ऑप्शन डाल दिया बांधवगढ़। बांधवगढ़ कोई क्षेत्र थोड़ी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और ये उमरिया में पड़ता है। अब ये किताब की गलती है या एग्जामिनर की समस्या है, ये उनको देखना है। ठीक, तो बुरहानपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार है। इंदौर मिनी मुंबई है, खेल राजधानी है, इस बात को याद रखना है। भोपाल में ही मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है और यह स्थापित हुआ था 1982 1982 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। वन के क्षेत्र में एक संस्थान जबलपुर में भी है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आपने आंसर दिया होगा दोस्तों इसका। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, इंदौर मिनी मुंबई है, भोपाल नवाबों का गढ़ है और बांधवगढ़, इसमें उमरिया लिखना चाहिए, उमरिया। ठीक है, वो एग्जामिनर की गलती अपनी नहीं है। और आया कहां है? इंस्पेक्टर 2017, जेल पहरी 2018। ठीक है, कोई समस्या नहीं, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है? भोपाल है। ठीक, चलें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देख, अगला प्रश्न है, देख, भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं आपको। ठीक, भगवान विष्णु की मूर्ति है जिनसे चरण गंगा निकलती है। तो चरण गंगा नदी किससे संबंधित है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान से। सफेद बाघ ज्यादा पाए जाते हैं बांधवगढ़ में। मोहन नाम का बाघ यहीं पाया गया था। ये सब हमने आपको बता दिया है। ठीक, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग। वन विहार, वन विहार भोपाल में है, आप सब लोग जानते हैं। 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, भोपाल में है वन विहार। पन्ना नाम का बाघ यहां पर है, जिसे गेंद दी गई है लकड़ी के कि आप लोग मतलब आप खेलो, खेलने के लिए गेंद दी गई है। वन विहार में पन्ना बाघ है। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट से संबंधित है, पहला नेशनल पार्क है, पहला प्रोजेक्ट टाइगर है, ये भी आप जानते होंगे। तो ये तो कोई नहीं है भैया आंसर। अब क्या पूछा है? भारत में, मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में, भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। इसका आंसर है 1952 में स्थापित बोरी अभयारण्य। आप कहेंगे 1952 कहां सर?
ये तो नई मतलब एक वन नीति आई थी, बिल्कुल ब्रिटिश काल में स्थापित हैं, 19वीं सदी के स्थापित हैं बोरी अभ्यारण्य, जब अंग्रेजों का मध्य भारत में शासन था और मध्य प्रदेश में शासन था। तो बोरी अभ्यारण्य का मतलब है ये नर्मदापुरम, कहां पड़ते हैं, नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम का मतलब होता है होशंगाबाद में। कहां पर, होशंगाबाद में। नर्मदापुरम का मतलब होशंगाबाद है, पुराना नाम होशंगाबाद है। वहां पर बोरी अभ्यारण्य है, और बोरी अभ्यारण्य भारत यानी मध्य प्रदेश वन नहीं, भारत में सबसे पुराना वन है बोरी अभ्यारण्य, इससे पुराना कोई नहीं है बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र। सागौन के वृक्ष ठीक ठाक यहां पर पाए जाते हैं, साल भी पाए जाते हैं। कौन से, साल। साल का वानस्पतिक नाम होता है रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, यह वानस्पतिक नाम है। जैसे सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है, टिक्टोना ग्रांडिस, और साल का वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबस्टा। साल का वानस्पतिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा, और सागौन का क्या है, टिक्टोना ग्रांडिस। सागौन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है पूरे भारत की तुलना में, इस बात को आपको याद रखना है। तो बोरी अभ्यारण्य भारत में सबसे पुराना वन है। आप लोग समझ पाए होंगे इसका आंसर, और आपने आंसर दिया होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो 2 से 3 वीडियो और लगेंगे और मध्य प्रदेश की भूगोल खत्म हो जाएगी। और ऐसी खत्म नहीं होगी कि आपको समझ में ना आए, ऐसी खत्म होगी कि आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप ये भी ना समझे घमंड बोल रहा है, आप ये समझें कि ये मेहनत बोल रही है और प्रश्नों के माध्यम से बोल रही है। अभी टॉपिक तो पढ़ाया भी नहीं। बस आपको सॉल्व करना है, पूरा वीडियो देखना है, आप समझ पाएंगे कि टीचर ने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है आपको। देख, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वैसे तो ये पर्यावरण का टॉपिक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें आंसर देना है। आप लोग आंसर दें और इसमें समझाने वाली कोई गुंजाइश नहीं होती है। आंसर दें। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया। 23 सितंबर 1976 गलत है। 23 अक्टूबर 1972 बिल्कुल गलत है। वन संरक्षण नीति आई थी इस समय। 1973 बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था भारत में इस समय। तो इसका आंसर होगा 23 सितंबर 1974 को। तो मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 23 सितंबर 1974 को किया गया, और मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। आपने इसका आंसर दिया होगा। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 23 सितंबर 1974 को किया गया था। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजना से पूछ लिया है। अभी तो ये बताओ वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, यही पता हो आप लोगों को, होना चाहिए पता। देखिए, पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पंचवन योजना, देखें पंचवन योजना 1976-77 में एमपी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 1976-77 में
पंच वन योजना प्रारंभ की गई थी। अच्छा, एक योजना है सामाजिक वन की योजना, 1976 में प्रारंभ की है। उसका उद्देश्य भी था वनों को संरक्षित करना, प्रोटेक्ट देना और उनका संवर्धन करना, अर्थात उनको बढ़ावा देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको विकसित करना। भाई वन रहेंगे तभी तो कुछ दिक्कत नहीं जाएगी जलवायु के स्तर पर, प्रदूषण नहीं होगा। पॉल्यूशन क्यों होता है, वर्षा जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रदूषित वातावरण हो गया है और उसका कहीं ना कहीं कारण वन होते हैं। तो पंच वन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा, आप लोग जानते हैं पर्यावरण के अनुकूल, आप आंसर दें जब तक, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल कुल क्षेत्रफल के कितने वन होने चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल बात कर रहे हैं तो 33% तो होना चाहिए लगभग। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इंटरनेशनल जो बेस है उस स्तर पर मान है कि कुल क्षेत्रफल के 33%, 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। और पंचवन योजना का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जिले में 33% वन हो। भाई जिले में होंगे तब तो जाके प्रदेश में हो पाएंगे, और प्रदेश में होंगे तब तो जाकर देश में हो पाएंगे। तो अभी अपना उद्देश्य होना चाहिए कि गांव में वन हो जाए। इसलिए देखो, गांव के जो मुखिया या सरपंच होते हैं वो वृक्षों को देते हैं लोगों को कि आप वृक्ष लगाओ, लेकिन गांव में समस्या उल्टी है, वृक्षों को उल्टा काटा जाता है। भाई काटो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक काटा तो 3 लगाने की हिम्मत रखो, तभी वन बढ़ेंगे, नहीं तो समस्या विकराल रूप लेती रहेगी। अगर कभी मौका लगा तो पर्यावरण को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग समझें, पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 33%, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल कितने वन होने चाहिए? 33%। ठीक। अच्छा, प्रदूषण का इंडिकेटर क्या होता है? देखो अंग्रेजी हमारी कमजोर है, चिंता नहीं करना है। प्रदूषण का इंडिकेटर क्या होता है, मतलब संकेतक क्या है कि प्रदूषण यहां नहीं है? बताओ हमें। चलो पर्यावरण का एक प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या होता है? अगर आप पूरा लेक्चर सुन रहे हो तो बता सकते हैं, बाकी हमें तो बताना है, क्योंकि ये प्रश्न हम पूछ नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि तत्काल आप जवाब दे दें। अच्छा, एक होता है लाइकेन। अगर कहीं पर लाइकेन ज्यादा है तो समझ जाना है वहां प्रदूषण की समस्या नहीं है। उदाहरण, गांव में रहते हैं, क्योंकि भारत गांव में बसता है, हमने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा, हम तो पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं। भारत कहां बसता है? गांव में बसता है। तो गांव में आप जब जाएंगे तो कुछ स्विमिंग पूल, आप कहेंगे नहीं ये तो शहर में होते हैं, अंग्रेजी भाषा है। नहीं, गांव में भी होते हैं। छोटे छोटी हौदियां बनी होती हैं जहां पानी भरे होते हैं। पहले आप गांव में देखते होंगे, आपको एक दिक्कत नहीं जाती थी, काई लग जाती थी। काई, काई तो सुना होगा, काई हरे रंग की। अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, गांव में चले जाओ आप, बड़े मुश्किल में मिलेगी। काई का मतलब ही है लाइकेन। अगर काई लग रही है जहां पानी भरा हुआ है तो समझ जाओ यहां पर प्रदूषण की समस्या कम है, या प्रदूषण कम है या है नहीं है। अब नहीं मिलता है। पहले आप देख लो, हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, जहां पानी भरा रहता तो वहां काई लग जाती थी, अब नहीं लगती है। इसका मतलब है प्रदूषण गांव गांव तक पहुंच चुका है। और इसका उपाय क्या है? इस योजना को मानो, पंचवन योजना को मानो, अपने अपने गांव में, अभी तो जिले की बात है, अपने अपने गांव में 33% वन लगाओ पूरे क्षेत्रफल के, घर भर ना बनाओ, 33% वन लगाओ पूरे क्षेत्रफल के, तब प्रदूषण की समस्या से हम निजात पा पाएंगे, यानी समस्या को समाप्त कर पाएंगे। ठीक,
तो इसका आंसर क्या है? 33%। पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 33%। और इसकी शुरुआत 1976 और 77 में हुई थी। आप लोग इसका आंसर दे पाए होंगे या दिया होगा। चले अगला प्रश्न देख। प्रथम तितली पार्क, प्रश्न का नाम क्या है? प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तितली, बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तितली भी आवश्यक है, शेर भी आवश्यक है, इंसान भी आवश्यक है और हर जीव जंतु आवश्यक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, पर्यावरण में। आप समझते होंगे। तो तितली के लिए पार्क बन रहा है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो सरकारें कितनी कल्याणकारी हैं, कितनी संवेदनशील हैं कि तितली पार्क को स्थापित कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? भैया इसका आंसर सीहोर नहीं है, इसका आंसर राजगढ़ नहीं है, इसका आंसर सफेद शेरों की भूमि रीवा नहीं है, इसका आंसर रायसेन है। और रायसेन के गोपालपुर में या गोपालपुर अभ्यारण्य में फरवरी, सही डेट चाहिए तो 15 फरवरी। वैसे हम तो कहते हैं फैक्टों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको कंटेंट पर आधारित रहना है। फैक्ट में क्या रखा है भूल जाएंगे भैया। मध्य प्रदेश में पहला तितली पार्क रायसेन में स्थापित किया गया। कब? फरवरी 2018 में स्थापित किया गया। पहला तितली पार्क है प्रदेश का। इसमें 54 प्रजातियों को रखा गया है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए ताकि ये जीवित रहें, यानी ये संरक्षित रहें और इनका बढ़ावा हो सके, अर्थात इनका संवर्धन हो सके। इसके लिए प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? रायसेन के गोपालपुर में फरवरी 2018 में 54 प्रजातियों की तितलियां मंगवाई गई। अब देख लो, आप किसी भी जिले में जाके देख लो, तितलियां कम मिलती हैं। पहले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तितलियों को पकड़ा करते, ये तितली आ गई, कितनी सुंदर दिख रही है, तितली नहीं मिल रही है। सरकार समझ रही है समस्या को, इंसान नहीं समझ रहा है, यानी आम नागरिक नहीं समझ रहा है कि तितली की भी उतनी आवश्यकता है पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी की एक इंसान की। तभी तो पार्क बना रही है उनके लिए। सरकार इतनी नासमझ तो नहीं होगी? क्यों बना रही है? उसका कहीं ना कहीं कारण है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो प्रथम तितली पार्क रायसेन जिले के गोपालपुर में फरवरी 2018 में स्थापित किया गया और 54 प्रजातियों की तितलियां मंगवाई गई। ठीक, यह था आपका प्रश्न, आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, किस वर्ष जैव विविधता विभाग, बोर्ड नहीं, बोर्ड कर दोगे चेंज हो गया आएगा आंसर, भाई साहब बदल जाएगा। ठीक, किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? इसका आंसर है 2002 में और यह स्थापित हुआ भोपाल में। अगर पूछे किस वर्ष जैव विविधता बोर्ड स्थापित हुआ तो आंसर लगाएंगे 2005 में और यह भी भोपाल में ही स्थापित है। यानी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई। इनकी डेट अलग है, डिपार्टमेंट 2002 में और बोर्ड 2005 में स्थापित किया गया। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? 2002 में। ठीक, आप लोगों ने आंसर दिया होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? वन पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी। ये वन गणना नहीं है या वनों की गिनती नहीं है, वो तो 1987 की बात है। ये वन पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी। भाई नीतियां सरकार बनाती है कि फॉरेस्ट को कितना बढ़ाया जाए, कितना डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाए। आजकल सरकार कम समस्या, आम नागरिक ज्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? आप लोग आंसर दें। 1952 में। और नवीन वन नीति, नवीन वन नीति 2005 में बनाई गई। तो पहली वन नीति 1952 है और नई वन नीति 2005 है। आप लोग इसका आंसर समझ पाए होंगे दोस्तों। देखो 1956 में तो मध्य प्रदेश बना है, आप कहेंगे 1952 में नहीं बना था, तो भैया अविभाजित मध्य प्रदेश होगा, वो नहीं होगा तो यूनियन का हिस्सा होगा। ठीक, तो 1952 में नवीन वन नीति 2005 बनाई गई। 2005 नवीन वन नीति है और पहली वन नीति 1952 में बनाई गई। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आंसर दें आप लोग। प्रश्न क्या है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान अस्तित्व में आया। आंसर दें। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, राज्य वन अनुसंधान संस्थान अस्तित्व में आया 1956 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, 1957, 1963, 1973 कब आया? आंसर देना है, डायरेक्टली प्रश्न है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कब अस्तित्व में आया? दे आंसर। तो इसका आंसर है 1973 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान अस्तित्व में आया। ठीक, यह डायरेक्टली प्रश्न था, इसमें ज्यादा समझने की गुंजाइश नहीं है। प्रश्न पूरे हो गए हैं दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग प्रयास करें कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने अध्ययन को भी आगे बढ़ाएं और सफलता को प्राप्त करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।